नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम को जो 6 बजे क्लास अभी चल रही है वो आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, यानी साइंस की क्लासेस चल रही थी जिसमें मैंने आपको फिजिक्स कंप्लीट कराया। अब आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें मैं आपको जीव विज्ञान की क्लासेस दे रहा हूँ। और ये भी क्लासेस जो चल रही हैं वो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो वास्तव में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे उनकी सीरीज को लेके आए हैं। अब इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सीरीज में हम बायोलॉजी को कर रहे हैं। और आज आपकी जो क्लास हो रही है बायोलॉजी की, वो 6वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं एक बार सबसे कहना चाहूँगा कि आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, वो और भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, जिस साथी हैं स्टडीज लाइव शिखा कुमारी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं कि आज के हम चैप्टर में क्या पढ़ना चाह रहे हैं या आज के वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आनुवंशिकी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लेके आया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आनुवंशिकी भी एक बहुत अच्छा रोल निभाता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके पूछे गए मटर के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो आपके यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा गया हो, या फिर यहाँ पे ट्रेट के बारे में पूछा गया हो, या क्रोमोसोम्स डीएनए के बारे में पूछा गया हो। तो कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितने साथी जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। पीयूष कुमार, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग पीयूष कुमार। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो आपका कहते हैं ना कि एक टाइम बाद सबका फिर एक टाइम बाद पढ़ने का मन नहीं करता, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा एक मोटिवेशन कोर्स आपके सामने है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती है। तो आज के टाइम पे अगर आप किताबों पे फोकस कर रहे हैं, यानी अपनी रात को किताबों में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी आपके सामने एक सक्सेस के रूप में सामने आने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, तो आज के टाइम पे अगर आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही है, या फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी वीडियो को आप रात तक देख पा रहे हैं, तो ये कभी ना कभी आपको सक्सेस के रास्ते पर लेके आएंगी या वो अपना कर्ज चुकाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकी, या जिसे हम आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे हम जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, जेनेटिक्स के बारे में। और सभी जानते होंगे कि आनुवंशिकी वास्तव में है क्या, जेनेटिक्स है क्या वास्तव में। तो आप जानते हैं कि सबके बच्चे जो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, चाहे किसी का भी, तो अब वो माँ बाप जैसा ही होगा, वो अपने माँ बाप जैसा ही होगा। अब क्यों होगा वो बात करेंगे आगे। जैसे मैंने बोला कुत्ते का बच्चा, तो वही कुत्ते जैसा ही होगा। अगर मैं बात करूं बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली जैसा होगा। अगर बात करें ह्यूमन का बच्चा जो होगा, यानी मानव का जो बच्चा होगा, वो भी कैसा होगा, इंसान के जैसा होगा, मानव के जैसा होगा। गुड इवनिंग पप्पूराम, स्टडी इज लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे बच्चे होंगे वैसे ही क्या, जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही क्या होते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है, ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही बच्चे का जो फेस करना पड़ता है, क्या फेस करना पड़ता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे का जो रंग है, मान लीजिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होने के बाद में उसका रंग, बच्चे का रंग पापा पे गया है, बच्चे की नाक मम्मी पे गई है, बच्चे की आंख दादी पे गई है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें ही आपकी जेनेटिक्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, आनुवंशिकी के अंदर आती हैं। तो यहां पे बात करूं मैं आनुवंशिकी की, तो जैसे आप कहते हैं कि आनुवंशिकी के बारे में, तो ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, एक तरीके का साइंस है। अब ये कौन सा साइंस है, ये ऐसा साइंस है, यानी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो क्या बताती है, जो क्या करती है, वो डील करती है। अब किसके साथ में डील करती होगी भाई, ये ऐसी साइंस है, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है। अब किस पर डील करती है, तो दो चीजों पर डील करती है। क्या डील करती है भाई, एक चीज है आपकी हेरिडिटी, और एक चीज है आपकी वेरिएशन। ठीक है, यहां पे मैंने बताया कि आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी साइंस है या ऐसी साइंस की ब्रांच है जो दो चीजों पर डील करती है। एक आपका हेरिडिटी है, दूसरा है आपका वेरिएशन।
फाइनली आदित्य चौधरी द फाइनल बॉस हैज कम बैक, पप्पू राम, हाँ भाई गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो पैदा होते ही जो बच्चा फेस कर रहा है ना, बच्चे का रंग, बच्चे की नाक, बच्चे की आंख, बच्चे की ठड़क, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक्स के अंदर आती हैं और ये दो चीज़ों पर डील करती है, हेरिडिटी और वेरिएशन पर। ठीक है, अब ये कैरेक्टर, अब कैरेक्टर क्या है, जो रंग है, बच्चे का जो रंग है, बच्चे की जो नाक है, बच्चे का जो फेस है, बच्चे की जो आंख है, बच्चे के बाल हैं, ये सारे क्या, ये कैरेक्टर हैं। ये क्या है, ये सारे कैरेक्टर हैं। तो ये कैरेक्टर जो हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफर होना या ट्रांसमिट होना, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अब ये हेरिडिटी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी ये जो ट्रांसफर हो रहा है, अब ये आया कैसे, भाई हमारे यहाँ पे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये कैसे आए हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भाई एक प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो जिस प्रोसेस से ये ट्रांसफर होते हैं, जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। ये बात समझ में आई, यानी एक ऐसी साइंस, सब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि किसी बच्चे का रंग है, किसी बच्चे की नाक है, किसी बच्चे की आंख है, किसी बच्चे की, ये सारी चीजें कैरेक्टर हैं। और ये कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या है, वो हेरिडिटी है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वो इनहेरिटेंस कहलाती है, यानी जिसकी वजह से मिला वो क्या है, वो इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूं कि ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए। अब ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, क्या वो एग्जैक्ट माँ बाप जैसा होता है, क्या कोई बच्चा एग्जैक्ट माँ या बाप की कॉपी होता है, नहीं होता। क्यों, यहां पे आप देखोगे कि क्या पाया जाता है भाई, वेरिएशन पाया जाता है। क्या वेरिएशन पाया जाता है, यानी डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब, अगर वो बोला कि भाई इसकी आंखें ही तो मिल रही हैं, मान लो माँ से आंखें मिलती हैं और पापा से क्या मिलती है, नाक मिलती है, तो क्या है, दोनों से अलग अलग चीजें मिली हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों से अलग अलग चीजें हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी हो गया, नहीं हुआ। अगर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो क्या है, वो उसके अंदर डिफरेंस पाया जा रहा है। वही डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, वो वेरिएशन कहलाता है। मान लो बच्चे और माँ के बीच की बात करूं, तो बच्चे और माँ के बीच में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर मैं बात करूं भाई और बहन की बात करूं, तो भाई बहन भी क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि ये इसका भाई है, क्योंकि उसका फेस जो है वो उसकी बहन से मिला है, या उसकी आंखें और इसकी बहन की आंखें दोनों की सेम है। हम ये बात तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट कॉपी हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस आपका वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, वही डिफरेंस क्या है, वही आपका वेरिएशन कहलाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी कुछ तो मिल रहा है, कुछ मिला तो है, पर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे जैसे देखा हुआ, आंखों का रंग मिल जाता है, तो आंखों के रंग जैसे किसी का ब्राउन है तो दूसरे भाई का या ब्राउन हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि माँ का ब्राउन हो सकता है, या बाप का ब्राउन हो सकता है, किसी का भी ब्राउन हो सकता है। तो उस वजह से क्या होगा, तो उस वजह से आपका क्या हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि वो वेरिएशन है, और जो ट्रांसफर हो रहा है वो हेरिडिटी है, जिस प्रोसेस से हो रहा है वो इनहेरिटेंस है। ठीक है, हाँ भाई, थ्योरी पहले जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, कहते ना साइंस हमें समझ में नहीं आ रही है, साइंस हमें समझ में नहीं आ रही है, तो जिसे समझ में नहीं आ रही ना, उसके लिए छोटा सा प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बता दूं, उसके बाद में हम यहाँ पे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ, आगे बढ़ें। अब आगे क्या है, तो आपने एक टर्म सुने होंगे भाई, टर्म हमारे बहुत सारे टर्म आते हैं इसके अंदर। अब टर्म कौन से हैं, तो भाई आपने सुना होगा एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है। डीएनए के अलावा हमने एक वर्ड सुना है भाई, क्रोमोसोम्स होता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जीन होता है। ये टर्म होते हैं। ये टर्म क्या है, एक होता है आपका जीनोटाइप होता है,
एक आपका फिनोटाइप होता है। ये वर्ड, ये इनका मतलब क्या है, ये हमारे जो टर्म है, इन टर्म में कभी कभी क्या होती है, इन टर्म के अंदर हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब इन दिक्कतों को यहाँ पे, ठीक है, यहां पे बात आती है, यानी डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में, यानी सभी के पास में क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, यानी कोशिका होती है। और अगर कोशिका है तो उसके पास में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। भाई कोशिका के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल के अलावा यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर आप देखोगे कि ये टाइप क्या है, थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अंदर क्या मिलता है, थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये धागे की तरह जो मिल रहा है ना, जो थ्रेड लाइक है, यानी जैसे हम कहते हैं धागे की तरह जो मिल रहा है, ये क्या है, केंद्रक के अंदर, यही हमारा डीएनए है। यही क्या कहलाता है, यही हमारा डीएनए कहलाता है। जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, जो आपकी धागे नुमा संरचना होती है। अब यहां पे मैंने बोला कि आपने देखा होगा डीएनए होता है, डबल हेलिकल में होता है, ठीक है। अब इस डीएनए की पैकेजिंग कर दो, ठीक है, ये आपका डीएनए है, और ये डीएनए का जो कहेगा, अगर मैं धागे की बात करूं तो ये धागा लगभग आपका 2 मीटर है, लगभग आपका 2 मीटर होता है। इतना बड़ा धागा होता है, यानी 2 मीटर का धागा, 2 मीटर में लगभग एक इससे ज्यादा हो गया, तो 2 मीटर का धागा है। सेल्स कितनी होती हैं, इतनी छोटी होती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती। भाई जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके अंदर 2 मीटर का धागा, सोचो, जो हमें चीज दिखाई भी नहीं दे रही ना, उसके अंदर 2 मीटर के, दो लगभग 2 मीटर का धागा है। तो वो धागा ही आपका क्या है, वही आपका डीएनए है, ठीक है। मिलियन सेल्स हैं, सेल्स के अंदर केंद्रक हैं, केंद्रक के अंदर हमें क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। और जो आपका सेम मिल रहा है ना, जैसे हम जो माँ बाप की तरह दिख पा रहे हैं, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से, यानी हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम माँ बाप की तरह दिख पा रहे हैं, वो रीजन क्या है, वो रीजन है डीएनए। यानी डीएनए की वजह से ही, क्योंकि ये सेल्स के अंदर जो पाया जा रहा है, ये आपकी क्या है, आपकी सारी सेल्स के अंदर डीएनए जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, जो सभी सेल्स के अंदर होता है वो सेम मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने क्या बताया, यानी माँ बाप की तरह दिखना है तो वो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से हम दिख पा रहे हैं, यानी वो हमारी बॉडी में मौजूद होगा। अब वो बॉडी में हमारी में मौजूद है, वो है क्या, हमारे पास बिलियन सेल है, और मिलियन सेल्स में मिलियन केंद्रक होंगे, न्यूक्लियस होंगे। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम डीएनए कह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये डीएनए है, अगर इसकी क्या कर दी जाए, पैकेजिंग कर दी जाए, ठीक है। अब सेल्स के अंदर क्या मिलेगा, यानी डीएनए की मैंने क्या कर दी, पैकेजिंग कर दी, पैकेट यानी पैकेट टाइप का बना दिया। पैकेजिंग करने के बाद में ये क्या बन जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड बन जाता है। और ये क्रोमेटिन थ्रेड डिवीजन के बाद, यानी क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, ग्रोथ होना। तो यहां पे ये 2 मीटर का जो धागा है ना, इसको सिकोड़ दिया किसने, जब सेल डिवीजन हुई तो क्रोमेटिन थ्रेड बना, जिसके बाद में ये धागा सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद में क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गया, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये बात समझ में आई, यहां तक मुझे लगा है समझ में आया होगा। यानी यहां पे हमने क्या किया, डीएनए को पैक कर दिया। अब डीएनए को जैसे ही पैक किया ना, तो क्या बना, क्रोमेटिन थ्रेड बना। ये 2 मीटर का जो धागा था वो सिकोड़ दिया, और सिकोड़ने के बाद यहां पे सेल डिवीजन कर दी, और सेल डिवीजन होने के बाद में क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गया। और ये क्रोमोसोम्स की वजह से, यानी जो कैरेक्टर मिल रहे हैं डीएनए में, ऐसा क्या है, आंखों का रंग हमारा ऐसा क्यों है, आंखों का रंग हमारा काला ब्राउन क्यों है, हमारी लंबाई 5 फीट या 6 फीट क्यों है, हम यहाँ पे, यानी हमारा जो फेस है उसका जो रंग है वो अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पे एक फंक्शन सेगमेंट होता है, यानी क्या होता है, एक सेगमेंट होता है जिसकी वजह से है। अब यहाँ पे आंखों का नीला होना, यानी डीएनए के पास ऐसा कुछ तो होगा जो क्या कर रहा है, आंखों के रंग को नीला कर रहा है। तो वो रंग को नीला करने वाला कौन होता है, वो होता है जीन,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया। तो डीएनए के पास में क्या क्या है, यानी डीएनए के पास में एक जीन, यानी हमने बोला कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल मेथड है। मैंने बोला ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए के पास में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। यानी एक विशेष टाइप का प्रोटीन अगर किसी ने बना दिया, विशेष टाइप का यानी स्पेशल प्रोटीन किसी ने बना दिया, उस स्पेशल प्रोटीन की वजह से कोई ना कोई चेंज आ गया, वही क्या कहलाता है, वही जीन कहलाता है। तो ये बात समझ में आई। तो डीएनए से हमें क्या क्या समझ में आ गया, यानी डीएनए की पैकेजिंग कर दी तो क्रोमेटिन थ्रेड की वजह से क्रोमोसोम्स बन गया। और ये क्रोमोसोम्स के अलावा अगर मैंने बोला कि इस डीएनए में यहाँ पे जो प्रोटीन है स्पेशल प्रोटीन बन गया, तो उसकी वजह से जो चेंज आया कैरेक्टर के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, वो जीन कहलाता है। यानी डीएनए के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे उस वजह से क्या बना है, वो कैरेक्टर बनता है। और कैरेक्टर मैंने बताया था, आंखों का रंग, नाक का पतला होना, नाक का मोटा होना, फेस का गोल होना, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का घटा रहना, लंबाई ज़्यादा हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड किस पे कर रही हैं, ये डीएनए पे कर रही हैं, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर कर रही हैं। हाँ, डबल हेलिकल मेथड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। यानी यहां पे मैंने क्या बताया, जो भी कैरेक्टर हैं वो किस वजह से हैं, हमारी आंखों का रंग, हमारी आंखों का रंग किस वजह से है, वो जीन की वजह से है। ये बात समझ में आई। ठीक है, और क्रोमोसोम्स की वजह से, कोई भाई यहां पे क्रोमोसोम्स क्या है, कैस भाई आदित्य चौधरी, कोई क्लास अगर अपर लेवल की है तो लो लेवल की क्लास में मुझे लगता है आपका आना सही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे आपको अपर लेवल की क्लास मिल रही है, मुझे लगता है आप वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और किसी को ले जाना है उसे भी ले जाओ, यहाँ पे मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप किसी से भी कह लो। और अगर ऐसी बातें चलेंगी तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने क्यों आ रहा हूँ, केवल पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ने पर फोकस करो, यहाँ पे फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा क्लास में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहे किसी भी क्लास में जाओ, मुझे कोई भी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी से ये कहता हूँ मेरी क्लास में रुको। ठीक है, चलो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आपके पास में बहुत सारी क्लासेस हैं। अरे जीके की हो, जीके जीएस की हो, किसी की भी हो क्लास हो, भाई पढ़ साइंस रहे हो, बात सीएस की कर रहे हो, ये कौन सी बात है। पढ़ाई आपकी साइंस की चल रही है, लेकिन आपको बातें किसकी करनी है, जीएस की करनी है, इंग्लिश की करनी है। फिर कहते हो नंबर नहीं आ रहा हमारा, क्यों आ जाएगा नंबर, कैसे आ जाएगा नंबर। नंबर तो भाई किसी का सिलेक्शन तब होता है ना, जब हमारा फोकस जिस चीज पर हो ना, वहां पर हमारा फोकस हो। यानी हमारा गोल अगर ये है तो फोकस भी यही होना चाहिए। ठीक है, अरे बात जबरदस्ती नहीं है, बात यहाँ पे पढ़ाई की कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाए जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आंखें नीली क्यों हैं, मैं बता रहा हूँ आंखें ब्लू क्यों हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लंबाई का बढ़ना किस वजह से है, मैं बता रहा हूँ डीएनए क्या होता है, और तुम कह रहे हो कि भाई उस क्लास में अच्छा होता है, वो क्लास बेटर है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सही कथन की पहचान करिए। पढ़ा लिया, बहुत हो गया, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। सही कथन की पहचान करो। अब हमारे पास में 4 कथन दिए गए, इन 4 कथन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। और ये जो है, ये आपका किससे रिलेटेड है, गुणसूत्र से रिलेटेड है। किससे, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये क्रोमोसोम्स की बात करता है। गुणसूत्र का मतलब क्या है, ये क्रोमोसोम्स की बात करता है। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, यानी डीएनए के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, हमने क्रोमेटिन थ्रेड बनाया, और क्रोमेटिन थ्रेड का सेल डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम्स बन गया। अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में कितने होते हैं, तो याद रखना कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं, और ये 46 पेयर में होते हैं, इसलिए इन्हें 23 पेयर कहा जाता है।
ठीक है, यानी 46 गुणसूत्र हमारी बॉडी में होते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला कि 46 गुणसूत्र हैं, किस तरीके से, पेयर में है। और अगर ये पेयर में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 23 पेयर का मतलब पूरे 46 हो गए। भाई पेयर में होने का मतलब क्या हुआ कि एक में दो हैं और दो हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे 46 हैं। हाँ जो भी है मिस, ठीक है। अब आ जाओ, इसी पे आ जाओ, 23 पेयर है। अब मैंने यहां पे बोला कि जो यहां पे 23 पेयर की बात हो रही है, तो यहां पे 22 पेयर तो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी ऑटोसोम्स होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो यहां पे जेंडर का निर्धारण हो रहा है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल है जेंडर को चेंज करने में, वो कौन है, वो एक पेयर है, वो अलग पेयर है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। यहाँ 23वां पेयर है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी 22 पेयर कितने हैं, वो ऑटोसोम्स हैं, वो एक जैसे मिलेंगे। लेकिन 23वां पेयर जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और वो कौन सा होगा, ये याद रखना कि वो मदर का होगा या फादर का होगा। तो फादर का क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, यानी जेंडर को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या समझ में आया, 23 पेयर हैं, 46 गुणसूत्र हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब यहां पे हमें ये देखना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला कहता है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में, अब यहां पे एक्स वाई की और बात आ रही है, तो चलो इसको भी समझते हैं, ऐड करते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने बोला जो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके एक्स एस होते हैं। ठीक है, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो आपके एक्स एक्स होते हैं, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो होते हैं आपके एक्स वाई। इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा बता रहा हूं कि मेल के अंदर जो मिलते हैं वो आपके एक्स एक्स होते हैं, फीमेल के अंदर जो मिलते हैं वो आपका एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब यहां से एक्स और यहां से एक्स मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, तब जो बनेगा यानी जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, वो गर्ल्स चाइल्ड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो चाइल्ड कौन सा होगा, वो गर्ल्स चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर यहां पे क्या हो जाए, यहां पे एक्स क्रोमोसोम्स और यहां से आपका वाई क्रोमोसोम्स मिल जाए, तब ये क्या बन जाएगा, तब यहां पे आपका जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, जेंडर को डिटरमाइन कर रहा है, वो कौन सा डिटरमाइन कर रहा है, जो फादर का क्रोमोसोम्स है वो डिटरमाइन कर रहा है। तो यहां पे एक बात समझ में आ गई आपको, एक्स एक्स है तो गर्ल्स है, एक्स बाई है तो बॉय है। हाँ जी बिल्कुल, अब समझ लो। तो यहां पे एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों में ही कितने मिलेंगे, दोनों में ही हमें 23 मिलने वाले हैं। तो यहां पे मैं बात करूंगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सही होगा, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, और 22 वाले में भी कितने होंगे, उसमें भी 23 ही गुणसूत्र होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहां पे सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, रूबी गौतम ने सही आंसर दिया। गुड इवनिंग कमल प्रसाद। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, स्टडीज लाइफ मेल जो होता है वो एक्स एक्स होता है, और फीमेल जो होता है वो एक्स बाई है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सेक्स डिटरमिनेशन का जो वर्क करता है वो फादर का क्रोमोसोम्स करता है, यानी फादर का क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, यानी जेंडर को डिटरमाइन करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू क्या कहता है, तू कहता है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। यहां पे क्या बोला है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कह रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब क्या बताया था कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे ट्रांसफर होता है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हुआ उसे हमने क्या बोला, हेरिडिटी बोला। ठीक है, और यहां पे मैंने बोला जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ है उसे क्या बोला है, यानी जो प्रोसेस है उसे हमने इनहेरिटेंस बोला। क्या बोला, इनहेरिटेंस।
यानी ट्रांसमिशन को तो हेरिडिटी बोला है, प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला है, और जो ट्रांसफर हुआ है यानी किस वजह से ट्रांसफर हुआ है वो आपका कौन है, वो है आपका डीएनए। डीएनए ट्रांसफर होता है यानी मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, इस मिलियन ऑफ सेल्स में जो चीज सेम होती है वो क्या होती है, डीएनए। तभी तो कहते हैं डीएनए की जांच करा लो। डीएनए की जांच क्यों करा लो, कि जो माता और पिता के अंदर है डीएनए वही आपका किसके अंदर मिलेगा, वही आपका उस बच्चे के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा, डीएनए होगा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता से संतानों में गुणों का संचार होता है। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब आंखों का नीला होना, लंबाई का ज्यादा होना, बालों का घुंघराले होना, बालों का सीधा होना, नाक का पतला होना, नाक का मोटा होना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कैरेक्टर हैं। और एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपकी इनहेरिटेंस कहलाती है। लेकिन वो किसके अंदर आती है, वो हेरिडिटी के अंदर आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आनुवंशिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जितने लोगों ने आंसर दिया है, जीन जीन जीन, भाई प्रोसेस पूछी है, यहां पे प्रोसेस पूछी है, क्या ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं पूछा, प्रोसेस पूछी है। यानी कैरेक्टर ट्रांसमिट जिस प्रोसेस से होते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, और इनहेरिटेंस हेरिडिटी का पार्ट है, आनुवंशिकता का पार्ट है। आया समझ। हाँ बिल्कुल, स्टडीज लाइव पीयूष राज, रूबी गौतम, अर्पिता पांडे, सभी ने सही आंसर भी दिया है। कमला प्रसाद बिल्कुल, अर्पिता पांडे बिल्कुल, सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, आनुवंशिकी किसका अध्ययन है भाई, किसकी स्टडी है। ऑप्शन आपके सामने है, जीवों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी कहता है यहां पे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, सी है आपका न्यूक्लियर डिवीजन, और डी है यहां पे वेरिएशन बिटवीन स्पीसीज। तो यहां पे हमें क्या बताना है कि जो जेनेटिक्स है ये किसकी स्टडी है। तो ये तो आपको पता है, क्या यहां पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे मैंने बताया कि ट्रांसफर होना तो क्या है, ट्रांसफर होना तो आपके हेरिडिटी है, यानी ट्रांसमिट होना, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी सेकंड जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, यानी जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, आपका डीएनए है। ठीक है, ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब यहां पे किस कैसे आया, प्रोसेस की वजह से। कौन सी प्रोसेस, तो जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है, यानी जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसफर होना हेरिडिटी है, जिस प्रोसेस से हुआ है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो जेनेटिक की स्टडी क्या है, या तो हेरिडिटी होगी या फिर इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, तो यहां पे आपका आनुवंशिकी किसका अध्ययन है, तो यहां पे हमारे आनुवंशिकी की प्रक्रिया का हम क्या समझते हैं भाई, हमें गुणों को समझना है कि इसकी आंखें लाल, इसकी आंखें जो हैं वो आंखें काली कैसी हैं, इसकी नाक पतली क्यों है, ये सब क्या है, ये गुण हैं, ये कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी किससे की करें भाई, हेरिडिटी की, जो जनरेशन ट्रांसफर हुआ है, या प्रोसेस की, वो प्रोसेस की, इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, बी आंसर है। हाँ भाई, कमला प्रसाद में कमल प्रसाद। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में पढ़ने में दिक्कत होगी होगी, मैंने यहाँ से कमल प्रसाद या कमला प्रसाद लिख गया, या फिर किसी का नाम और का ले रहा हूँ तो उसमें जैसे अर्पिता पांडे, तो अर्पिता के बाद में डायरेक्ट नाम ले लिया होगा तो कमला हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ें, अगले पे आते हैं। सबके आंसर सही हैं, हरित के आंसर, हरित का आंसर, अर्पिता का, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, अब 5 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डीएनए का कौन सा खंड एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, यानी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डीएनए का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें बताता है कि आंखों का रंग कैसा है, काला है, ब्राउन है, नीला है, कौन बता रहा है, आंसर बताओ। ऑप्शन ए केंद्रक यानी न्यूक्लियस, बी कहता है क्रोमोसोम्स, सी कहता है ट्रेट, या डी कहता है जीन। तो यहां पे कैरेक्टर के बारे में बताने वाला कौन है,
कमला पसंद चलो यहाँ पे मैं बता दूं, चलो इसको पढ़ो, तब तक मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपके पास में मिलियन ऑफ सेल्स हैं। भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मिलियन ऑफ सेल्स हैं, सबका डिवीजन होता है, डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको मान लो एक सेल की बात करते हैं, एक कोशिका की बात करते हैं, ये आपकी सेल है। इस सेल के अंदर क्या मिलता है, इस सेल के अंदर केंद्रक मिलता है यानी न्यूक्लियस मिलता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे थे, तब डीएनए कहते थे। लेकिन डीएनए क्या है, अब डीएनए के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स जो पाए जा रहे हैं, यानी डीएनए तो आपका पूरा 2 मीटर का धागा है, लेकिन इसकी पैकेजिंग कर दी जाए तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। अगर उसकी मैंने पैकेजिंग कर दी तो वो क्या बनाएगा, वो क्रोमोसोम बन जाएगा। अभी आंसर नहीं आया। तो मैं इस केंद्रक की बात करूं तो इस केंद्रक के अंदर क्या है, इस केंद्रक के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है, और डीएनए से क्या बन रहा है, वो आपके क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम्स की मैं बात करूं तो हमने अभी क्रोमोसोम्स को पढ़ लिया कि जो क्रोमोसोम्स है इसके पास में 23, यानी हमारे टोटल तो 46 होते हैं, और ये पेयर में होता है 23 पेयर के अकॉर्डिंग, यानी हमारे पास में पेयर होते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात तो हमें पता है। अब मैं पूछूं कि जो क्रोमोसोम्स है ये बना किससे है, क्रोमोसोम्स किससे बना है, तो मैंने बोला कि भी डीएनए से बना है, अभी बताया था कि डीएनए से बना है। अगर मैं बोलूं कि डीएनए के साथ में और क्या चीज है, डीएनए से बना है, और डीएनए के साथ में एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन से बना है, इतनी बात मुझे पता है। ठीक है, अब बात आती है कि डीएनए तो आपका ये होता है, डबल हेलिकल मेथड या स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ये है। अब यहां पर मैं आपसे अगर ये बोलूं कि इसके पास में ये आपका पूरा डीएनए है, तो एक ऐसा कोई ना कोई पार्ट तो होगा, ये मैंने बोला ये पार्ट की बात करता हूं, चलो इस पार्ट की बात करता हूं, ये पार्ट कोई स्पेशल है। ठीक है, अब इस पार्ट ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। अब इसने कोई स्पेशल प्रोटीन बना दिया, इस पार्ट ने कोई स्पेशल प्रोटीन बनाया, तो डीएनए से एक स्पेशल प्रोटीन बना, और जो प्रोटीन बना है ना, जिसकी वजह से हमारे में चेंज आया है, यानी हमारी जो सेम आंखें मिली हैं या सेम चीजें मिली हैं, वो किस वजह से, इस प्रोटीन की वजह से, यानी स्पेशल प्रोटीन की वजह से। अब जो स्पेशल प्रोटीन जो डीएनए का पार्ट बना रहा है उसे मैं कहता हूं जीन। ठीक है, यानी जिस स्पेशल प्रोटीन से जो हमारा फंक्शनल सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो जीन कहलाएगा। अब इसका ट्रांसक्रिप्ट कर दूं तो आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनेगा, आपका ट्रांसलेट होगा, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर क्या होगा, कैरेक्टर डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन जो है इस डीएनए के अंदर, वो स्पेशल प्रोटीन जिस वजह से हमारे अंदर क्या होता है, सेम प्रोसेस मिलती है या फिर सेम चीजें मिलती हैं, वो क्या है, वो हमें कौन बताता है, वो जीन बताता है। तो इसका आंसर क्या है, डीएनए का कौन सा खंड है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो वो जीन होगा। कौन होगा, जीन होगा। तभी तो पता चल रहा है कि भाई ये जीन ही तो है, इसके अंदर ही तो स्पेशल प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं होता तो क्या होता, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि भाई, कहते नहीं कि बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद कहते भाई इसका फेस इसके पापा पे गया है, कहते थे कि भाई इसकी आंखें तो इसकी मम्मी पे गई हैं, इसके होठ इसके दादा पे गए हैं। तो किस वजह से, कि यहाँ पे उस प्रोटीन की वजह से, जो प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन बना कौन रहा है, भाई जीन। यहाँ पे किस वजह से, डीएनए की वजह से। मेरा और स्टडी का सही है। अर्पिता पांडे का ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स नहीं होगा। मैं यहां पे प्रोटीन की बात आ रही थी भाई। डीएनए जैसे मैंने बोला क्रोमोसोम्स कब बना, जब मैंने थ्रेड को क्या कर दिया, यानी जो हमारे डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं ना, या डीएनए का जो पार्ट होता है, पूरा धागा होता है, इसकी पैकेजिंग कर देंगे तब क्रोमोसोम्स होगा। अब क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है भाई, लड़का होगा या फिर लड़की, ये सेक्स क्रोमोसोम्स बात करता है, बाकी 22 पेयर सेम है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर को डिसाइड कौन कर रहा है भाई, कैरेक्टर के बारे में। अब कैरेक्टर क्या है भाई, ये नहीं है कि तुम कहते हो कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर का मतलब है आंखों के बारे में बात करना, नाक के बारे में बात करना, फेस के बारे में बात करना, होठ के बारे में बात करना, कान के बारे में बात करना, हाथों के बारे में बात करना, लंबाई के बारे में बात करना, इस बालों के बारे में बात करना। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्या है, ये कैरेक्टर कहलाते हैं। और इन कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है ना, ये किसी ना किसी प्रोटीन की वजह से बना है, यानी डीएनए के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होगा। अब जो प्रोटीन मिल रहा है वो किसी ना किसी स्पेशल जगह पे होगा। ये पूरा डीएनए थोड़ी काम कर रहा है, इस पूरे डीएनए में कई अलग अलग प्रोटीन बने हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं ना, तो वो क्या है, वही आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, वो पार्ट आपका जीन कहलाता है। ये जीन अलग, ये जीन अलग, ये जीन अलग। ठीक है, प्लीज प्लीज मुझसे कीप क्वाइट। अर्पिता पांडे, ओके सर डी। मेरा गलत है, प्राउड ऑफ यू। कमल प्रसाद, ये क्या है
अपने आप को भी प्राउड ऑफ यू। चलो बढ़िया है। अब आ जाओ इस पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और 6 आपसे क्या कहता है? 6 कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल दिया है माइटोसिस हो रहा है, यानी समसूत्री कोश का विभाजन। अब यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही है, समसूत्री कोश का विभाजन की बात कर रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई फीमेल है, ठीक है। अब इस फीमेल में मानव कोशिका कौन सी होगी, यानी विभाजन के बाद, डिवीजन के बाद में यहाँ पे कौन, यानी फीमेल के लिए कौन सी कोशिकाएं होंगी, वो ये पूछा जा रहा है, यानी क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। तो बता दो कौन सी होगी। पीयूष राज तू चुप रहे भाई, रूबी की मत बोल। भाई आदित्य चौधरी, तुम बस यही करने आते हो कि तुम चुप रहो वो चुप रहे। चुप रहना अलग है, यहाँ पे पढ़ाई करना अलग है। पढ़ाई करो भाई, जो भी है, जितने भी साथी हैं भाई पढ़ लो, ठीक है। फिर मत कहना कि पढ़ाया नहीं था। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि देखो सेल डिवीजन होगा, सेल है हमारे पास में, उसका क्या होता है, डिवीजन। अगर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होगा तभी तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास में क्या बनेंगी, नई सेल बनेंगी, न्यू सेल बनेंगी, यानी नई कोशिका बनेंगी। अब यहाँ पे जो आपका सेल डिवीजन होगा वो ये तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। अब बात आ रही है माइटोसिस की, यानी किसकी, समसूत्री विभाजन की। जब मैंने बोला समसूत्री विभाजन तो क्या किया, तो यहाँ पे भाई एक आपकी सेल है, इसके पास में 46 गुणसूत्र हैं। क्या है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं। इसको डॉटर सेल यानी 2 डॉटर सेल में डिवाइड किया, यानी सेल डिवीजन हो गया। जब ये माइटोसिस होगा, समसूत्री होगा, सम का मतलब यानी समान, सम का मतलब क्या है, समान। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स बटे हैं ना डॉटर सेल्स में, वो भी क्या होंगे, समान होंगे, 46 और 46 ही होंगे। ये तो पता चल गया। अब वहां पे बात आती है कि बोल रहा है कि महिलाओं के लिए क्या होगा। तो आप एक बार बताओ, ये होते तो पेयर में है ना, ठीक है। अगर ये पेयर में है तो 22 पेयर होंगे, ठीक है। 22 पेयर हैं, इसका मतलब क्या होगा, पेयर की बात करूं तो 22 पेयर जो होते हैं वो कैसे हैं, वो तो ऑटोसेम्स हैं। अगर वो ऑटोसोम्स हैं तो इसका मतलब कितने होंगे, वो 44 होंगे। अब यहाँ पे एक पेयर जो होगा वो क्या होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसकी वजह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि वो पेयर जो होगा उसे मैं सेक्स क्रोमोसोम्स कह रहा हूँ। और सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और वो कौन सा, महिला के लिए यानी फीमेल के लिए क्या होगा, एक्स बाई होगा। क्या होगा, एक्स बाई होगा। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, 44 प्लस एक्स बाई क्या होगा, सॉरी एक्स बाई नहीं, एक्स एक्स क्या होगा, महिलाओं के लिए एक्स एक्स होगा, फीमेल के लिए क्या होता है, एक्स एक्स। तो क्या आंसर हो गया मेरे पास में, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए मिला है कि 44 प्लस यानी 44 संख्या 22 पेयर की बात हो रही है। एक पेयर एक्स और एक्स का है, ठीक है। ये क्या है, ये फीमेल के लिए होता है, एक्स एक्स किसके लिए, फीमेल के लिए। अब मैंने इसका बोला कि 44 है और एक्स बाई है, तो ये किसके लिए है, एक्स बाई तो भाई पुरुष के लिए होता है, बॉय के लिए होता है, लड़के के लिए होता है भाई, ठीक है। 22 पेयर की, यहां पे पेयर बोलता, पेयर बोलता, यानी यहां पे पेयर तो बोला नहीं, इसने केवल 22 लिखा। अब 22 तो क्या है, टोटल 22 हो गया। 22 के बाद में एक्स एक क्रोमोसोम और जोड़ दिया भाई, ये तो 23 क्रोमोसोम हो गए, ना कि 23 पेयर। तो सी गलत हो गया। ये भी क्या है, 22 के साथ में 22 जुड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे केवल 23 पेयर की बात नहीं कर रहा, 23 क्रोमोसोम की बात कर रहा है। तो ये दोनों गलत हो गए। क्लास लेते मजा आ रहा है, पर पैर में दर्द भी हो रहा है। हाँ भाई कमला प्रसाद, धन्यवाद भाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 44। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। अब अर्पिता पांडे ने 7 का, 6 का आंसर, हाँ 6 का आंसर ए है। 7 की बात करते हैं। 7 क्या कहता है, डीएनए में क्षति, यानी डीएनए में क्या हो गया, अब यहाँ पे डैमेज हो गया डीएनए। तो डीएनए जो डैमेज हो गया, अब इसकी वजह से आपने देखा होगा, जैसे ही डीएनए में कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए तो आप क्या देखोगे कि बच्चे के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। कमला पसंद का स्वाद, मेरे पल्ले नहीं पड़ा क्या, क्या नहीं पढ़ा ये तो पूछो, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। अब ना तो ये बताया क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा ये पता ही नहीं है। चलो इसकी छोड़ो, जो पल्ले में नहीं पढ़ा है उसको पूछ लो। यहां पे बात आती है डीएनए में डैमेज हो गया।
अगर डीएनए में डैमेज हो जाएगा तो बच्चे में कोई ना कोई चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चे में कुछ चेंज आना, जैसे क्या आप देखते ना कि कोई ना कोई, जैसे कभी कभी एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है, भाई 5 की जगह 6 फिंगर आती है, ऋतिक रोशन को देखो, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हाथ डैमेज आते हैं, या फिर कहते हैं हाथ ही नहीं होता, या फिर देखते हो कि आंखों में कोई दिक्कत आती है, या फिर हम ना कुछ इसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से आता है, जो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो, अब यहां पे इसका मतलब है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आया होगा। अगर सेम डीएनए आता, ये क्या है, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये बन गया डीएनए। अब यहां पे ये मैंने मान लिया डीएनए, अब मैंने क्या बताया, यहां पे ये आपका जीन। अब मैं यहां पे बोलूं कि इसके अंदर अचानक से चेंज आ गया, अब ये डैमेज हो गया अचानक से। अब ये किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है, जैसे आप कह सकते हैं टेम्परेचर की वजह से भी हो जाता है, कुछ ऐसा खा लो उसकी वजह से भी मान लो हो गया। तो क्या हुआ, तो यहां पे मैंने बोला कि ये जो है वो अब ऐसा हो गया, यानी चेंज आ गया इसमें। ये थोड़ा जो चेंज आया है ना, ये देख रहे हो आप, ये चेंज आ पा रहा है ना, ये चेंज का किस वजह से आया, जो चेंज जिस वजह से आया उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आपने देखा ना, कोरोना कोरोना आया था, कोरोना बार बार एक नए वेरिएंट में आ रहा था, कोरोना जो है वो नए वेरिएंट में आ रहा था। अगर वो नए नए वेरिएंट में आ रहा था, उसका मतलब क्या है, कोरोना म्यूटेशन कर रहा था, उत्परिवर्तन कर रहा था, अपने आप में चेंज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में यानी जो भी चीजें थी उसमें चेंज आ रहा था, और अचानक चेंज आ रहा था। 1 महीने हम वेरिएंट को समझ नहीं पाए, तब तक उसका म्यूटेशन हो गया, दूसरा वेरिएंट आ गया, फिर तुरंत फिर तीसरा आपका फिर क्या आ गया, तीसरा परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन हो गया, फिर चेंज आ गया। तो वही क्या है, अचानक चेंज आना, अचानक डैमेज हो जाना, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। जिस वजह से आप देखते हो जो बच्चे में दिक्कतें आती हैं, कभी उसकी आंखों में प्रॉब्लम होना, कभी उसके कभी कभी होंठ कटे आते हैं, कभी कभी हाथों में दिक्कत आती है। तो वो सारी चीजें किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से, यानी डीएनए का डैमेज होने की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं मटर की बात करते हैं। मटर पर काम किसने किया था ये बताओ, मटर पर जो चीजें हुई थी, या फिर कह सकते हैं, यस सर तमीज भाई, पीयूष राज। और ये क्या चल रहा है भाई, आदित्य चौधरी। तुम यार या तो बातें ही ना करो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब जब बातें करते हो तभी तुम लड़ाई करते हो। भाई कोई किसी से बात कर लेगा तो उसमें से क्या कर लेगा, या फिर जिससे बात करो ना, जिससे दिक्कत हो रही है ना, जिसके लिए बहुत ज्यादा पजेजिव हो, उससे मना कर दो भाई नहीं आए। पता नहीं क्या चल रहा है आपस में, बस लड़ना लड़ना लड़ना। भाई पढ़ा, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते परेशान है, सामने वाला लड़ ही जा रहा है। अरे कहा नहीं है, मुझे पता है, मैं सारी चैट को पढ़ लेता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट ना करता क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है, हर चीज से मतलब नहीं रखता मैं। लेकिन तुम यार जब भी आते हो तब भी यहाँ पे लड़ाई करते हो। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसे भी ले जाओ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे की बात हो रही है। एक शुद्ध लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ संकरण किया जाता है। यहां पे क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहां पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। मैं टारगेट नहीं कर रहा, तो भाई किसी से किसी की बात हो रही है तो फिर तुम बीच में क्यों आ रहे हो। और अगर दोनों में दिक्कत आ रही है तो भाई मैं कर दूंगा दोनों को ब्लॉक, ठीक है। और उसका भी नाम बता दो कि जिसकी वजह से तुम लड़ते हो, उसका भी नाम बता दो, वो भी ब्लॉक है भाई थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, बस पढ़ो। और मैं इस वजह से अब मैं पढ़ाई पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं अब किसी को भी यहाँ पे ऐसी फालतू की बकवास करने के लिए नहीं बुलाऊंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा चैनल चले चाहे ना चले, पढ़ाई करने वाला ही यहाँ पे रहेगा। एक शुद्ध लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की बात कर रहे हैं। शुद्ध लंबा पौधा, यहाँ पे क्या है, शुद्ध लंबे पौधे की बात कर रहे हैं। इसके पास में ट्रैट जो होगा वो होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, यानी कैपिटल टी।
और इसके अलावा छोटे पौधा, ये शुद्ध छोटा पौधा है। इसके बाद में क्या है, छोटा टी, यानी इसका मतलब क्या है, स्मॉल टी का मतलब है यहाँ पे शुद्ध छोटा पौधा। ठीक है, अब बात मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने करना है, क्रॉस करना है। अब इसका क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस करने पर क्या होगा, कुछ एक गुण इससे आएगा, एक गुण इससे आएगा, ऐसे ही तो होता है भाई। यहाँ पे टी टी का मतलब क्या है, ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। टी का यहाँ पे टॉल है और स्मॉल टी यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है, छोटा वाला प्लांट है। तो यहाँ पे क्या है, यहां पे मैंने बोला कि अब इनको क्या कर दें, इनका गैमेट बना दें भाई। जैसे क्या होता है, एक स्पर्म सेल होती है और एक आपकी क्या होती है, एक एग होता है। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं भाई। अगर मैंने बोला कि ये क्या है, ये आपका स्पर्म सेल है और ये आपका एग है, तो ये स्पर्म सेल है और ये एग है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, या फिर कहेंगे ये जाइगोट है। और इन जाइगोट की वजह से क्या बनता है, आपका जाइगोट की वजह, या सॉरी, इन दोनों के मिलने की वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, अब इस जाइगोट में 9 महीने सेल डिवीजन होगा। 9 महीने सेल डिवीजन की के बाद में क्या हो जाता है, एक बॉडी बन जाता है। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ की मैंने क्या किया, ये टी और टी, यानी यहां पे दो गैमेट बनेंगे, एक टी बनेगा और एक ये टी बनेगा, ये एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, क्या बात करने हैं कि ये वाला जो टी है ना, ये वाला टी और ये वाला टी मिलके क्या बना देंगे, टी और स्मॉल टी बना देंगे। इतनी बात समझ में आई। यानी पहला वाला टी लिया और इसका स्मॉल टी लिया, ये क्या किया, ये दो अलग अलग बन गए ना, दो अलग अलग गैमेट बना दिए मैंने दोनों का। यहाँ पे भी मैंने दो अलग अलग गैमेट बना दिए। अब इन दोनों का, यानी इस टी का और इस स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया, तो क्या बना, टी और टी बना। ठीक है, इसके बाद इस वाले टी का, यानी इसी टी का इस वाले टी के साथ में कराया, तो टी और स्मॉल टी बना। यानी इस वाले एक टी से इस वाले टी का स्मॉल टी के दोनों से करा दिया, वो ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला बचा मेरे पास में, इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के बाद ये वाला टी लिया और इसके वाला टी लिया, टी और स्मॉल टी बना। ऐसे ही फिर ये वाला टी लिया और ये वाला टी लिया, तो ये भी टी और स्मॉल टी बना। तो यहां पे आप देख रहे हो, ये चार चीजें या चार पौधे यहां पे नए बने। ठीक है, टी 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 जो दिख रहा है वो भी है। अब यहां पे जो पौधे बने हैं ना, ये कैसे बने हैं, ये बताओ कैसे बने हैं। ये बताओ कैसे बने हैं। F1 जनरेशन की मैं बात करूं तो F1 जनरेशन में बने टी और टी, क्या बने, टी टी और टी टी। ये आपका क्या है, ये शुद्ध लंबा पौधा है F1 जनरेशन का। ठीक है, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे मुझसे पूछा क्या गया है, F2 में शुद्ध लंबे पौधे की बात करते हैं। तो जहां पे F2 जनरेशन की बात करेंगे, तो ये जनरेशन कौन सी बनी, ये बनी आपकी F2 जनरेशन। जब मैंने इन दोनों का अलग अलग किया तो टी टी और टी टी बना। ठीक है, तो यहां पे जब मैंने F2 जनरेशन की बात करी, तो यहां पे आपके ये चार चीजें बनी। तो ये कैसा है, ये कैसा बना, ये आपका ठीक है। तो यहां पे जो जनरेशन, यानी इसका क्या बनेगा, इसका जो बन जाएगा, वो रेशियो जो रहेगा वो 1 रेशियो बन रहेगा। ठीक है भाई, जो जिसे जाना वो जाए। ठीक है, बस लड़ना लड़ना लड़ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। अब आता हूं, इस पे आते हैं, चलो। यहाँ पे मैं बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि संघर्ष बैच की। अब हमारे पास में एक नया बैच आ रहा है जिसे ज्वाइन करना है, यानी संघर्ष बैच की बात करते हैं, जिसका क्या चल रहा है, जिसका संघर्ष चल रहा है मैथ्स के साथ में, या फिर कहते हैं ना, मैथ्स को सीखने के लिए उसको हमारे साथ में जुड़कर क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ में जुड़े, जिसका मैथ कमजोर है, जो वास्तव में मैथ को नहीं जानता है, जिसका लेवल 0 है, वो उस 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहता है, तो वो इस हमारे बैच से जुड़ सकता है। इस बैच में हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, इस बैच में हम आपको प्रोवाइड करने हैं लाइव क्लास, क्लास नोट्स,
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, और ये जो ऑफर रहने वाला है, ये जो बैच मिलने वाला है, वो मात्र 199 में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, मात्र 199 में रहने वाला है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में होम पेज पे जाने के बाद में आपको संघर्ष बैच मिल जाएगा, और संघर्ष बैच में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, यानी पे करना है 199 रुपये, जो आपके मोबाइल रिचार्ज से भी बहुत सस्ता है। यानी आप जो 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज करते हो वो आपका 900 रुपये का पड़ता है, लेकिन 1 साल का बैच आपको केवल 199 रुपये मिल रहा है, और इस 1 साल में आपको सीखने को मिलेगा। यानी जो आप 900 रुपये खर्च कर रहे हो वहां से बेटर आपको इसमें सीखने मिलेगा। यानी 900 रुपये का फायदा और 200 रुपये का फायदा दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, संघर्ष बैच में आपको मैथ्स सीखने को मिलने वाला है। क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे चलेगी, अभी अभी आगे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब बात आती है यहाँ पे, हाँ नहीं हुई है, क्लास नहीं खत्म हुई है। फिर वही बात, चलो आणविक सत्ता की मूल इकाई की बात करते हैं, यानी यहाँ पे बेसिक यूनिट की बात करते हैं। जैसे आपने मैंने बोला पदार्थ है, तो पदार्थ की छोटी इकाई की बात करेंगे, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपका क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे मैं बात करूं, गुड इवनिंग साक्षी अग्निहोत्री। ठीक है, जब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो आपको पता है, क्या पता है भाई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे क्या आएगा, यानी आनुवंशिकता की मूल इकाई पूछ रहे हैं ना, तो आनुवंशिकता की मूल इकाई कौन होगी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होगी। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे मतलब है, जैसे मैंने बोला कि एक आपकी स्पर्म सेल है और एक आपका क्या है, एक आपका एग है, यानी ये दोनों मिले। ठीक है, अब इन एक सेल से दूसरे सेल के मिलने पर एक नया सेल बनेगा, और वो नया सेल क्या हो गया, उसे कह देंगे हम जाइगोट। ठीक है, ये नए सेल से क्या बना, आपका जाइगोट बना। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, और इतनी बार डिवीजन होगा, इतनी बार डिवीजन होगा कि ये पूरी तरीके से एक बॉडी का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, बॉडी का रूप ले लेगा। अब आप एक बार बताओ, ठीक है, बॉडी का रूप लिया, अब यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैंने बात कर कि यहां पे डीएनए ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब माना पिता का डीएनए है, मां का डीएनए है, तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, भाई पिता का डीएनए और मां का डीएनए है, तो क्या बच्चा एग्जैक्ट कॉपी होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, कुछ डीएनए आपका या कुछ जो कैरेक्टर हैं वो आपके पिता से आएंगे, कुछ कैरेक्टर मां से आएंगे। तो डीएनए का पूरा पार्ट तो नहीं आता है, यानी एक छोटा पार्ट आता है। जो छोटा पार्ट आ रहा है ना, वही क्या कहलाता है, वही आपका जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका जीन कहलाता है। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ, तो पिता का डीएनए मां का डीएनए एग्जैक्ट ना आकर इसका एक छोटा पार्ट आता है, वो छोटा पार्ट ही आपका जीन कहलाता है। जिसकी वजह से मैं आपका बताता हूं कि आंखों का कलर, नाक की शेप, फेस का फेस जैसा होता है वो, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का कम होना, आपके बालों का रंग या बाल का करली होना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो आ रही है ना, वो आपकी आ तो डीएनए से रही है। क्या पूरा डीएनए आता है, नहीं भाई, डीएनए का एक छोटा पार्ट आता है, और वो छोटा पार्ट ही आपका, यानी स्पेशल प्रोटीन जो बना रहा है वही आपका जीन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका जीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का आंसर, हरित का, अर्पिता का, स्टडीज लाइव, पीयूष राज, साक्षी अग्निहोत्री, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। साक्षी अग्निहोत्री नो सर, किस चीज का नो, आगे बढ़े। सीधा बात है कि जहां पे पूरा डीएनए तो नहीं आता, यहां पे डीएनए का एक छोटा पार्ट आता है। अब जो छोटा पार्ट आया है वही आपका क्या है, एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन बनाएगा, तो जो प्रोटीन बना रहा है, यानी कुछ पार्ट जो प्रोटीन बना रहे हैं वो आपका जीन कहलाते हैं, तो जीन का ट्रांसफर हो जाता है। अब बात आती है इसकी, ये कौन सा चैप्टर, अब आता है फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है फिनोटाइप क्या है।
तो यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक फिनोटाइप है, एक जीनोटाइप है। तो यहाँ पे पूछा गया है फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप ऑप्शन पूछे गए हैं, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना है यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बी कहता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सी कहता है लोकेशन ऑफ अ जीन एंड क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पर जीन का स्थान, और डी कहता है किसी जीव में मौजूद एलिल्स का संयोजन। तो यहां पे हमसे फिनोटाइप पूछा गया है, तो फिनोटाइप क्या है रूबी गौतम ने बताया है। अच्छा एग्जैक्ट हो गए ये नो सर, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे, जो भी है यानी बच्चा हो, जो बच्चा हुआ है वो आपका कॉपी तो नहीं हो सकता, यानी डीएनए तो हो सकते हैं, आंख मिल सकती है, नाक मिल सकती है, फेस मिल सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसके अंदर वेरिएशन पाए जाएंगे यानी डिफरेंस पाया जाएगा। हाँ चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यानी फिनोटाइप की मैं बात करता हूं, फिनोटाइप का मतलब है कि जो बाहर से दिख रहा है, जो लोग यानी जैसा बाहर से दिख रहा है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप का मतलब मैंने बोला कि कोई लंबा है, कोई किसी का रंग डाउन है, किसी का रंग फेयर है, किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें ब्राउन हैं, नाक का शेप लंबा है, नाक छोटी है, नाक आपकी के मान लीजिए उसका वो नाक मोटी है या पतली है। तो ये सारी चीजें बाहर से हमें दिख रही हैं, तो जो बाहर से दिख रहा है वही आपका फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो आप बताओ क्या होगा, जीव की आनुवंशिक संरचना होगा या फिर किसी जीव की भौतिक विशेषता होगा। तो भाई जो मैं बाहर से बता रहा हूं ना कि भाई तेरी आंखें सुंदर हैं या फिर तेरी आंखें काली हैं या फिर तेरे फेस का रंग साफ है, ये सब क्या है, ये उसकी भौतिक संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी फिजिकल अपीयरेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जीव की भौतिक विशेषता बिल्कुल सही है, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल रूबी गौतम। हरित का बी का आंसर, कारिपता पांडे बी, सभी का आंसर स्टडी लाइव, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 की बात क्या क्या था भाई, 11 अलग ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप देखना, आपके पास अगर बुक हो तो आप उस बुक में जाके देखना, या फिर आप किसी भी एनटीपीसी या ग्रुप डी का या रेलवे के एग्जाम्स में आप जितने आपके पास में प्रैक्टिस सेट हो या फिर वहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम हो उनमें चेक करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है मनुष्यों में यदि जीन बी भूरी आंखें देता है, यानी एक जीन है जिसका नाम है बी और ये आंखें कैसी दे रहा है, ब्राउन कलर की। ठीक है, यहां पे आंखें कैसी हैं इसकी, भूरी कलर की या फिर ब्राउन कलर की है। ठीक है, और जीन बी है यानी स्मॉल बी है, अगर स्मॉल बी जीन है ये आंखें कैसी देता है, ये ब्लू कलर की आंखें देता है यानी नीली। ठीक है, तो निम्न संयोजन के वाले व्यक्ति की आंखों का रंग क्या होगा, यानी एक व्यक्ति है वो कैपिटल बी यानी भूरी आंखों वाला है और एक व्यक्ति है जो स्मॉल बी यानी नीली आंखों वाला है। तो वहां पे जो संयोजन होगा यानी दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा कलर देगा ये पूछ रहा है। वो आपका ऑप्शन नंबर यानी पहला बी बी बनेगा, दूसरा बी कैपिटल बी बनेगा, ये कंफर्म है। तो इन दोनों का जो कलर होगा यानी दोनों बच्चों का जो कलर होगा आंखों का वो कैसा होगा बताओ। ये बात ऐसे समझ लो कि नीली आंखें ऐश्वर्या राय और जो यहां पे भूरी आंखें अभिषेक बच्चन, तो उन दोनों से जो बच्चे आएंगे उनकी आंखें कैसी होंगी ये पूछा जा रहा है। अब बता दो क्या आंसर होगा। साक्षी ने आंसर दिया है ब्राउन एंड ब्राउन, हरिओम ने बताया भूरा, साक्षी ने बताया ऑप्शन नंबर ए, रूबी का ब्लू आंसर है, हरिओम का ए आंसर है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां पे मैंने बताया कि बी कैपिटल बी का मतलब होता है कि ये जो होगा ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, कैपिटल बी जो होता है ये कैपिटल बी का मतलब ही क्या है कि जो इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और वी जो है जो कम इफेक्टिव है, यानी है तो इफेक्टिव लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कैप वी आपका इफेक्टिव होता है। चलो चेक करते हैं ना। तो यहां पे मैंने बताया एक बार क्या होगा, एक बार बी और बी बनेगा, ये खुद कह रहा है कि एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा और दूसरी बार में जो बनेगा वो कैपिटल बी और कैपिटल बी बनेगा। ठीक है, ये बता दिया इसने, ये क्वेश्चन नहीं बताया है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने बोला कि कैपिटल वी जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर ज्यादा इफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो भूरी आंखों का होगा, ये कंफर्म है क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल वी कैसे हैं, यानी कैपिटल बी का मतलब भूरी है। अगर यहाँ पे दोनों ही कैपिटल बी हैं तो ये तो भूरा होना निश्चित है, और भूरा होना निश्चित है तो जहां पर भी दूसरा वाला भूरा दिया है वो सही होगा। एक दिया है एक ये दिया है, बी और डी गलत हो जाएंगे।
अब बात करते हैं पहले वाले की। पहले वाले में या तो क्या होगा, ब्राउन होगा या फिर ब्लू होगा। तो यहाँ पे बात इतनी सी है कि अगर कैपिटल बी इफेक्टिव है तो यहाँ पे कैपिटल बी के जो गुण होंगे वो भी इफेक्टिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी आंखें कैसी होंगी, इसकी भी आंखें भूरी होंगी यानी ब्राउन होंगी। तो क्या हो गया, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आपके भूरे और भूरे होंगे यानी ब्राउन और ब्राउन कलर के होंगे। नीला कलर जो है वो यहाँ पे अप्रभावी जीन है, ज़्यादा इफेक्टिव जीन नहीं है। लेकिन कैपिटल बी का मतलब जो है वो प्रभावी यानी इफेक्टिव जीन है। यहाँ पे हम पेड़ को भी दिखाते ना कैपिटल टी और स्मॉल टी से। कैपिटल टी का मतलब क्या है, ये इफेक्टिव ज़्यादा है, और स्मॉल टी का मतलब क्या है, ये इफेक्टिव कम है। हाँ, ए आंसर होगा सभी का। जिन लोगों ने ए बताया उनका आंसर सही है। भाई हरित भाई बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। इसमें कहता है मेंडल का जो क्रॉस करना है यानी संकरण है, एक शुद्ध लंबे पौधे का और एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया। एक पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा है, और अगर शुद्ध लंबा है तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध लंबे का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, तभी तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कब होगा, जब उसके पास में दोनों जीन कैसे होंगे, कैपिटल टी होंगे। ठीक है, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस जो कराया गया है वो किसके साथ में कराया गया है, शुद्ध बौने पौधे के साथ में। और शुद्ध बौना पौधा कौन सा होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हो गया, इतना इतना तो इसने क्वेश्चन ने बता दिया। फिर कहता है F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या था, ये हमें जानना है। अब यहां पे रट लिया है क्या साक्षी अग्नोत्री 3:1, तो मैं कहूंगा कि शायद नहीं। इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्रॉस कराया इनका, तो 4 गैमेट बनेंगे। गैमेट इनको अलग अलग कर लो, यानी टी टी और टी टी दिए हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन दो से आपके 2 गैमेट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, इससे आपके 2 गैमेट बन गए। इससे बनेंगे आपके 2 गैमेट अलग, टी और स्मॉल टी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस कराना है, और क्रॉस जो होगा वो पहला यानी पहली जनरेशन का होगा, F1 जनरेशन का। और मुझसे जो पूछा गया वो F2 जनरेशन का पूछा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे करो, ये आपका टी मिलेगा और ये वाला स्मॉल टी मिलेगा, तो बन जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे ही ये वाला टी फिर मिलेगा किससे, इस वाले से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। ये बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, इस वाले को लेके गए, ये बना कैपिटल टी और किससे हुआ, स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ऐसे ही फिर अगले वाले से इसका कराया क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ये 4 बने हमारे पास में। अब कैपिटल टी का मतलब क्या है, कैपिटल टी ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर ज्यादा इफेक्टिव है तो पौधे सारे कैसे होंगे भाई, सादे पौधे लंबे बनेंगे, क्योंकि कैपिटल टी तो इफेक्टिव होता है। तो ये भी आपका पौधा कैसा बना है, ये भी लंबा बना है और ये भी लंबा बना है, क्योंकि कैपिटल टी ज्यादा इफेक्टिव है और सब में कैपिटल टी है। तो इसका मतलब क्या है, पौधे चारों ही लंबे बने हैं। ठीक है, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो पौधे का जो रेशियो बनेगा ये आपका कैसा होगा, फिनोटाइप रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे F2 जनरेशन का पूछा है, F1 तो मैंने निकाल लिया। अब यहां पे मैंने मान लो कोई 2 पौधे ले लिए, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये पौधा, यानी 4 पौधे जो बने हैं, मैंने यहां से 2 पौधे लिए। ले लो, F2 जनरेशन के लिए मैंने 2 पौधे यहां से निकाल लिए। यहाँ पे अब मुझे F2 जनरेशन पे क्या करना है, कैपिटल टी और ले लिया स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया। अब यहाँ पे इसको गैमेट में चेंज करोगे तो कैपिटल ये टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, फिर से बनेंगे, फिर से क्या होगा, ये वाला कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेंगे, चलो मिला दिया। ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब आगे वाले को देखो, तो आगे वाला ये वाला स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये सॉरी टी और टी, ये टी और टी बन गए। ऐसे ही फिर आगे वाले को देखो, तो ये बना स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये 4 बने।
अब यहां पे मुझसे किसके बारे में पूछा गया, F2 के बारे में पूछा गया। ये F2 जनरेशन की बात है, यानी मैंने पहले F1 जनरेशन एक जनरेशन पे काम किया, फिर इस जनरेशन के दो पौधे लिए उस पर काम किया, मुझसे F2 के बारे में पूछा गया है। तो F2 में आपका जो रेशियो बनेगा, F2 में कौन सा, जीनोटाइप, जो आप रेशियो बता रहे हो ना वो फिनोटाइप का है, ये पूछा है जीनोटाइप का। फिनोटाइप की बात का मतलब क्या है, जैसे मुझे सामने दिख रहे हैं, बताओ मुझे कैसे दिख रहे हैं भाई, टी का मतलब है शुद्ध लंबा बना है, और यहां पे स्मॉल टी का मतलब है शुद्ध लंबा, ठीक है, और यहां पे शुद्ध छोटा बौना, ठीक है, ये छोटा बना है, बाकी सभी लंबे बने हैं, ये भी लंबा बना है, ये भी लंबा, क्योंकि इसके पास में कैपिटल टी है। अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं फिनोटाइप देखूं, फिनोटाइप का मतलब है जैसा मुझे दिख रहा है, तो यहां पे अब बताओ, लंबा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और एक छोटा है, तो यहां पे तीन लंबे बने हैं और एक छोटा बना है, तो भाई तीन लंबे बने और एक छोटा बना है, ये आपका फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो जैसा मुझे दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जीनोटाइप के बारे में, और जीनोटाइप का मतलब क्या है कि कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे कोड बने हैं। एक बना है कैपिटल टी यानी शुद्ध पौधा, ये हो गया वन, कैसा, एक ही तो बना है पूरे में, ठीक है। फिर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लंबा बना है, लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है। कितने बने हैं, दो बने हैं, तो एक रेशियो हो गया दो, ठीक है। उसके बाद में छोटा, छोटा भी एक ही बना है, तो एक रेशियो दो रेशियो एक, क्या बन गया, 1:1, क्या बना, 1:1। तो यहां पे 1:1 तो है ही नहीं, इसका आंसर जो होगा 1:1 होगा, यानी एक ऑप्शन इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिख लो, 1:1 बनेगा, क्योंकि मुझसे, हाँ 1:1 होगा, रिवीज गौतम बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने आपको बताया, मुझसे अगर फिनोटाइप का पूछता, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जैसा पौधा मुझे दिख रहा है, अगर वो लंबा है तो लंबा है, बौना है तो बौना है, ठीक है। मुझे नहीं मतलब कि वो दोनों कैपिटल टी हैं या कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, ठीक है, वो तो बन जाएगा आपका फिनोटाइप, और यहां पे फिनोटाइप का रेशियो बनेगा 3:1। लेकिन जीनोटाइप की बात करेगा तो जो कोड बन रहे हैं, अब कोड देखो कैसे बन रहे हैं, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा, और स्मॉल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा, ये एक एक बन रहे हैं, तो वो मैंने लिख दिए। दो कैसे बने, दो लंबे तो पौधे बने हैं, लेकिन शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, तो टी और टी और टी और टी के बारे में बात करेंगे तो ये दो हैं। ये हमारा जीनोटाइप है, ये कोड के अकॉर्डिंग चलता है, तो मुझसे जीनोटाइप पूछा था ना कि फिनोटाइप। अगर आप फिनोटाइप लगा रहे ना 3:1 जो बता रहे थे, वो सब गलत है, 3:1 गलत है। हाँ वो ऑप्शन नहीं था, ये गलती है, ये आपका 1 है, ठीक है, 3:1, यहां पे मैं सही कर देता हूं से, ये भी है आपका 1 है। आया समझ कि नहीं आया, अब ये बता दो, ये क्वेश्चन आपको सही लगा। थोड़ा सा कहते हैं ना लॉजिक और लगाना होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम कोड को याद कर लेते हैं, तो वो कोड को याद करना ना, ये बस यहाँ पे यहाँ गड़बड़ कर जाएगा कि ये जीनोटाइप पूछा है कि ये फिनोटाइप पूछा है। दिमाग में 3:1 था, क्योंकि पढ़ रखा है, रट रखा है, बता दिया भाई, क्वेश्चन को देख के आंसर बता दिया भाई, मेरे को मैं क्वेश्चन को देख के आंसर बता दिया, लेकिन वास्तव में इसका आंसर क्या होना था, वो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग बनना था, F2 जनरेशन का। नविता शर्मा 1:2, हाँ बिल्कुल सही है। साइंस का वेटेज कितना रहता है रेलवे में, तो साइंस का वेटेज अगर ज़्यादा ना होता तो साइंस को हम अलग से नहीं पढ़ रहे होते, जीएस में ही पढ़ लेते। साइंस का वेटेज अच्छा रहता है, आप जितने भी एग्जाम देखोगे रेलवे के, तो सब में साइंस अच्छा पूछा जाता है। बाकी आप और चीज़ें देखो ना, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा साइंस पूछा जाता है, यानी 25 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं साइंस के, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें एक पोर्शन 25 का वो पूरा साइंस का रहता है। एनटीपीसी की बात करो तो 10 से 12 क्वेश्चन आपकी साइंस से रहते हैं, तो बहुत अच्छा वेटेज रहता है, इस वजह से इसको अलग से बताया जाता है। सर मैंने कॉपी कर दिया, कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैं आपको मतलब नॉर्मली बता दूंगा आंसर, बस उस पर क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या करना है, और ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा से देख लेना इसको पीछे करके,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलता है रेलवे का, ये रेलवे का जो बैच है, अगर आप बात करें, अभी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो कि आपको शाम को मिलता है, जिसमें आपको 6 बजे जो क्लास चल रही है वो बायो की चल रही है। इसके बाद आपकी 8 बजे जो क्लास चलेगी वो आपकी मैथ्स की चलेगी, और 9 बजे जो क्लास चलती है वो जीएस की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बाकी आपका रेलवे का बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अभी हमारा मैथ्स का बैच आने वाला है जो कि आपका संघर्ष बैच है, और आपको मैथ्स में कमजोर है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, गाइड करने के लिए तो क्लासेस चल रही हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम सेम क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, आपका एएलपी के अलावा आपका जो आरपीएफ का एग्जाम होता है, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का ये कंबाइंड है। इसलिए यहाँ पे भले ही आपको दिखता होगा आरआरबी एनटीपीसी का बैच, एनटीपीसी पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन वास्तव में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस पे फोकस करो। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी का भी हो, सब में आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात मिला? नबिता शर्मा, मैथ्स की डेमो क्लास मिलेगी? हाँ जी, आपकी 8 तारीख के बाद में आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपकी डेमो क्लासेस रहने वाली हैं। और डेमो क्लासेस के बाद में आपको ये बैच जो है, यानी आपको अभी बैच जो मिल रहा है 199 का, और डेमो क्लासेस लगभग आपकी 4 से 5 दिन रहेंगी, तब तक आपका जो बैच है वो 199 का ही मिलेगा। इसके बाद बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जल्दी करते हैं, डेमो के बाद ही अगर आप क्लास लेते हैं, तो आपको 199 का ही मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि 199 इतना बड़ी फीस नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है मैथ्स को सीखने के लिए। क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना, तो हम 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देते थे जब हम एग्जाम की तैयारी करते थे। लेकिन आज के टाइम पे आपका ऑनलाइन आया है, और ऑनलाइन में ये सिस्टम जो आया ना कि केवल मात्र बैच आपको 100, 200, 300, 500 तक मिल जाते हैं, तो वो आपका उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, मोबाइल का यूज़ केवल पढ़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, डेमो देख के लेना, डेमो भी स्टार्ट होंगे। जब आप डेमो स्टार्ट होंगे तो आप उस क्लासेस को देखना, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, हम वास्तव में एक ऐसे सर से पढ़ रहे हैं जो लगभग आपके 8 सालों से पढ़ा के आए हैं, यानी 8 सालों से पढ़ा रहे हैं। और उनकी जब ट्रिक पर आप काम करोगे, यानी वो हमेशा बेसिक को मजबूत करके चलते हैं, इसलिए बेस को मजबूत करना है तो आपको इस क्लासेस से जुड़ना है। बाकी फिर से इस क्लास पे आते हैं। देखो, इसकी मैं बता दूं कि ये तो हमें याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये मेंडल ने दिया था। मेंडल ने फिनोटाइप का रेशियो जो बताया था वो था आपका 9331, ये याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये मेंडल का फिनोटाइप रेशियो है जो कि आपका सबका सेम रहने वाला है। लेकिन कभी कभी फिनोटाइप और जीनोटाइप का अलग से पूछ लेता है, वो मैंने आपको करके बता दिया। बाकी मेंडल का पूछ ले तो आप याद कर लो। आ गया? आगे बढ़े, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वंशागति नियम की खोज किसने करी थी? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वंशागति नियम की खोज किसने करी थी? ऑप्शन आपके सामने है, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डीवरीज, बी कहता है आपका आर्कवाल्ड गेराल्ड, और डी कहता है ग्रेगर मेंडल। तो आंसर क्या होगा इसका कि यहाँ पे वंशागति के नियम की खोज करने वाले, देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अब मैं मेंडल के बारे में बात हो रही है ना, मेंडल ने क्या किया था, नियमों की खोज कर दी थी। खोज का मतलब इन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जब आए थे तो जैसे इन्होंने बताया था कि इन्होंने मटर के ऊपर काम किया था। अब जहाँ पे मटर पर इन्होंने काम किया, उस मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है उसे पाइसम सटाइवम कहते हैं, जो 1856 से 1863 के कितने सालों तक काम किया था इन्होंने? 1856 से 1863 तक इन पे काम किया। लेकिन उस टाइम पे इनके जो साथी थे ना, वो समझ ही नहीं पाए ये है क्या। हाँ हाँ नविता, यहाँ पे रोजाना क्लास होती है, शाम को 6 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बायो की क्लास अभी कुछ दिनों से स्टार्ट हुई है। आपकी ये 6वीं ही क्लास है। इससे पहले मैंने फिजिक्स पढ़ाया था और फिजिक्स आपकी कंप्लीट कराई थी। उस कंप्लीट फिजिक्स को अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। बाकी आपको बायो पढ़ना है तो आप इस क्लास से रोजाना जुड़ सकते हो, जो कि आपकी शाम को 6 बजे अभी रोजाना चल रही है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे मेंडल ने काम किया, किस पर किया? मटर पर किया। ठीक है, और मटर किस पे, कौन से मटर पर? पाइसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम है। कब तक काम किया? 1856 से स्टार्ट किया, 1863 तक काम किया। और इन्होंने जो यूज किया ना, ये बात इंपॉर्टेंट है
कि इन्होंने इस पर जो यूज किया वो क्या किया, उन्होंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट लेके आए। यानी यहाँ पे पढ़ वाले, यानी हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, जिस मैथ्स से घबरा रहे हैं, जिस मैथ्स से संघर्ष कर रहे हैं, उस मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि मेंडल ने यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किए, किसके, यहाँ पे कंसेप्ट किसके लिए, यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए, वो मैथ्स से उठाए थे, एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस के लिए मैथ्स से कंसेप्ट को उठाया था इन्होंने, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। मैथ नहीं आता, मैथ आने के लिए तो ब्लैच चला रहे भाई। मैथ नहीं आता है ना, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो है, वो भी इस क्लास से जुड़ सकता है। और जब आप इस क्लास से जुड़ोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। अब बात इसकी कर लेते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जब इनने ये बनाया था ना 1863 तक, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, इनके साथियों ने ही पता नहीं, समझ में ही नहीं आया था। पब्लिश भी हुआ था ना, पब्लिश भी होने के बाद में किसी को, यानी इस कहते ना कि उस टाइम पे कहते हैं ना कि मार्केटिंग नहीं थी, तो मार्केटिंग भी नहीं थी, तो इस वजह से किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं। ये जो रिकॉग्नाइज हुआ है, यानी जब हम कहते हैं ना 1863, 1865 में तो ये पब्लिश हुआ, 1865 में इन्होंने अपनी जो खोज की थी वो पब्लिश की। इसके बाद में ये रिकॉग्नाइज कब हुआ, 1900 के बाद में रिकॉग्नाइज हुआ। तब समझ में आया कि मेंडल कौन से नियम दे के गए हैं। मेंडल के सामने ये नहीं आया, यानी मेंडल ने तो कर दिया था, लेकिन मेंडल जा चुके थे तब तक, यानी मेंडल उस टाइम तक जा चुके थे, ठीक है। तब इन चीज़ों को समझ में आया लोगों को कि हाँ, कि हम लोगों ने क्या चीज़ खोदी है, या क्या चीज़ जो वो रिसर्च कर रहे थे वो वास्तव में कैसी रिसर्च है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ग्रेगर मेंडल। आगे है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। युग्मकों की शुद्धता का जो नियम दिया वो किस आधार पर दिया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बैक क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको पता है क्रॉस जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मोनोहाइब्रिड और एक होता है डाईहाइब्रिड। जब यहाँ पे शुद्ध की बात आ जाए तो शुद्ध आपका हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। जो एकल क्रॉस होता है, क्या होता है, जो एकल क्रॉस होता है वो आपका मोनोहाइब्रिड होता है। और इस मोनोहाइब्रिड का यानी शुद्धता का नियम इसके आधार पर इन्होंने दिया था। ये है आपकी आज की क्लास, और इस क्लास में मैंने आज 15 क्वेश्चन रखे जो कि आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। सर मैं फिरोजाबाद से हूँ, मुझे एक दीदी ने बताया था, तो पूछ रही थी आपकी ऑफलाइन क्लास भी होती है क्या टूंडला में। हाँ जी, मेरी ऑफलाइन क्लास भी होती है टूंडला में, बिल्कुल। मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस आपकी सुबह चलती हैं 8 बजे से, बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको शाम को 6 बजे से मिल जाती हैं, ठीक है। फिरोजाबाद से हो तो हाँ जी, मैं भी फिरोजाबाद से हूँ, ये भी सबको पता है। बाकी ये क्वेश्चन आपके 15 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और बाकी जो मैं चीज़ें बता रहा था, यानी हमारा आज का जीनोटाइप जो हम पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स को पढ़ा, और जेनेटिक्स को मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप दोबारा इस क्लास को समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बार में चीज़ें नहीं आती हैं। तो कहते हैं ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन अगर किसी भी चीज़ का किया जाए तो उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, कि हम एक बार में अगर हमने एक दो बार पढ़ लिया तो बस उसके बाद में चीज़ें, कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम जब भी क्वेश्चंस का, यानी जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस में हमारे क्वेश्चंस का निकलना, यानी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकलना बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। क्लास हो गई ओवर भाई पीयूष राज, मैं क्लास में आऊं या जाऊं। हाँ जी, तुम क्लास में इतने लेट आए हो कि अब तो बस जाना ही बनता है। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है तो 1 घंटे आपके पास में है, 1 घंटे आपकी क्लासेस देख सकते हो रिकॉर्ड बेस पर, ठीक है। ये आपको बता ही दिया है कि संघर्ष बैच हमारा आने वाला है मैथ्स का, जिसको आपका 199 में बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, एडवांस लेवल तक रहेगा। इसमें आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी रहने वाली हैं, और आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और टेस्ट भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन हुआ करेगा। अगर आपको किसी को ऑफलाइन भी आना है यानी टेस्ट देने, तो आप वो हमारी आप ब्रांच पे आ सकते हैं, टूंडला वाली ब्रांच पे। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन यहाँ पे क्लासेस भी, यानी क्लासेस नहीं, ऑफलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे द्वारा RO ARO के बैच चल रहा है। RO ARO के बैच में हम लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आपने पूर्व अवलोकन श्रृंखला पढ़ी है या पूर्व अवलोकन श्रृंखला पढ़ना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ में ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, जो कि क्लासेस जो होती हैं सुबह 9 बजे होती है। बाकी आपकी एक और क्लास जो कि इतिहास की होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है, जिसे अखिल सर के द्वारा लिया जाता है, जो आपकी 12 बजे होती है। ये क्लासेस भी आपकी रोजाना हो रही हैं, तो आप इन क्लासेस से भी जुड़ सकते हो। वास्तव में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो आप इन क्लासेस से भी जुड़ सकते हो, जो कि RO ARO के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और मैं
रेलवे का आपको पता ही है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें साइंस की क्लासेस 6 बजे चल रही हैं। 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है यादविन सर के द्वारा, और 9 बजे जो क्लास होती है वो जीएस जीके की क्लास चल रही है, जिसमें अखिल सर के द्वारा आपको जीएस पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके पास में नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप बैच से रिलेटेड या फिर आप जो भी क्लासेस चल रही है इन क्लासेस से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो शाम को 5 से 6 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इस कॉल करने के बाद में आपको जो भी चाहिए डाउट है वो आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है सर, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल नविता शर्मा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, किसी टाइम नहीं, किसी भी टाइम नहीं, 5 से 6 बजे तक। बाकी आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। मैं आर्मी सेंटर से हूँ, फतेहगढ़ से। तो भाई फतेहगढ़ से हो तो यहाँ पे आ नहीं सकते, लेकिन बाकी आप क्लासेस ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में, और इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आपको इसके नोट्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पर दी हुई क्लास के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी जो भी क्लासेस चल रही हैं सबकी पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपका यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से है। बाकी सभी को गुड बाय, गुड बाय नहीं, नमस्ते, बाय बाय टू क्या दुश्मनों। हाँ भाई ठीक है, जय हिंद जय भारत।